Hello everyone. Today I'm going to continue पॉलिटी सीरीज जो हम पॉलिटी सीरीज चला रहे हैं यूपीपीएससी एमपीपीएससी और बीपीएससी एग्जाम्स के लिए। उसके क्रम में ये 7वां वीडियो होगा। और ऑलरेडी हमने जो बेसिक्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, इन सब से जो और सिटीजनशिप से जो क्वेश्चंस थे उन सबको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। और आज हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, सिटीजन और स्टेट रिलेशन से आज क्वेश्चंस करेंगे। करीब 25 क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। और ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि जो मतलब नहीं आने वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसमें वही क्वेश्चंस केवल शामिल किए गए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं और जिनकी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन को केवल सेलेक्ट किया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड सो शुरू करते हैं फिर। विच विच वन ऑफ द 25 क्वेश्चन है इसमें। और इसको डेली लगभग हर हफ्ते 3 से 4 5 वीडियो आते रहेंगे। उससे ज़्यादा भी वीडियो आ सकते हैं। और जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, 1 महीने के पहले लगभग इसको ख़त्म कर लिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें देखते हैं क्या इसमें कहा गया है कि डबल जेopardy क्लॉज, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, तो इसमें ये सी ऑप्शन सही होगा। ये आर्टिकल 20 की बात करता है। अगर आप लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़े होंगे तो इसमें आर्टिकल जो 20 है, जो इसके अलग अलग जो है यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी किया गया है। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें आर्टिकल 21 कहता है कि स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर violation of the law in force at the time of commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offenses, that is the ex post facto law। ये एक्स पोस्ट फैक्टो है क्या एक्चुअली, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि अगर कोई लॉ, जैसे जैसे जो क्राइम किया गया, अगर उसके क्राइम के बाद अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो वो लॉ जो है उस क्राइम के लिए उसके अगेंस्ट नहीं यूज होगा। जैसे निर्भया केस अगर आपको याद हो 2012 में, उसमें जो फिर पार्लियामेंट में लॉ बनाए, तो वो जो निर्भया के जो आरोपी थे उनके ऊपर वो लॉ नहीं बनेगा। उसके पहले जो लॉ थे उस पे उसी लॉ से उनको पनिश किया जाएगा, ना कि आप कोई नया इसके बना करके उनको पनिश करेंगे। ये स्पेशली क्रिमिनल लॉ में ज़्यादा है, क्रिमिनल लॉ में ही किया जाता है, क्योंकि ये पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है ऐसे केसेस में। इसलिए इसको किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको प्रोटेक्शन का राइट दिया गया है। क्योंकि अगर एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं रहेगा तो लोग जो है, आप जानते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन कैसे होता है। किसी भी मुद्दे को आपको पनिश करने के लिए लॉ बना करके फांसी दे दें, कुछ भी दे दें। तो इस वजह से उसको पहले जो लॉ था उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। आर्टिकल 22 कहता है कि स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एनी punished for the same offense more than once, the clause of the double jeopardy। ये डबल जेopardy क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम। आर्टिकल 23 स्टेट्स दैट नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस्ड अगेंस्ट हिमसेल्फ, प्रोहिबिशन सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने अपने केस में खुद गवाह नहीं बनेंगे। कि जैसे कि आपको, आपके अगेंस्ट अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपकी गवाही से ही मात्र नहीं हो जाएगा, आप वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। कि क्योंकि आपको फोर्स किया जाए कि नहीं आप कबूलो कि आप ऐसा ऐसा किए हो, तो वो आप जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देंगे उसी को माना जाएगा, न कि आपको कंपेल किया जाए कि आप अपराधी हो और आपने मान लिया। तो आपके अपने खुद के अगेंस्ट आपको सबूत लाने के लिए नहीं कहा जाएगा, मतलब ये है। और डबल जेopardy का अगर आपने एक मूवी देखी हो, अंधा कानून, उसमें जो लास्ट सीन है आपने देखा होगा कि एक लॉ में, एक लॉ नहीं, एक एक क्राइम में अगर आपने कोई एक क्राइम किया तो उसमें आपको 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। कि आपको पहले सज़ा हो गई और उस सज़ा को आपने पूरा कर लिया और फिर कोई आता है कि नहीं नहीं इसमें तो आपको एक बार और सज़ा होगी, तो ऐसा नहीं होगा। एक एक सज़ा, एक समस्या में जो आपने क्रिएट किया है, जो जिस किसी ने कमिट किया है जो भी मिस्टेक, उसमें उसको केवल एक बार ही सज़ा हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज पार्ट ऑफ, which of the following provision is a part of
बोथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, देखो इसमें डीपीएसपी और ड्यूटीज की बात की गई है। तो इसमें क्या कह रहा है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें बोथ पार्ट, इसमें दोनों में क्या कहा गया है? देखो ये डीपीएसपी में है लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, ये इसमें लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बात जो है ना 0 to 6 एज की बात इसमें भी की गई है डीपीएसपी में ही, लेकिन जो गार्जियन की एजुकेशन प्रोवाइड करने, जो 86th अमेंडमेंट हमारा था, उसमें 6 से जो 14 साल के लोगों की बात, नहीं नहीं ये तो दूसरी चीज़ हो गई। हाँ, ये डीपीएसपी में है। और ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, केवल यही चीज़ जो है ना दोनों में मिलता है, डीपीएसपी में मिलता है और ड्यूटीज़ में भी मिलता है। और डीपीएसपी एक्चुअली है किस में? जो पार्ट 4 का जो बाद में इंसर्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट के तौर पे, उसमें डीपीएसपी आता है। तो डीपीएसपी द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A imposes ड्यूटी ऑन एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। ओके, और जो चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है कॉन्स्टिट्यूशन 48A जो है, इंड्यूर ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट ऐसा सेक्शन है जो जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से दोनों में है। बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वॉज आर्टिकल 51A रिलेटिंग टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये तो बहुत ही आसान है। आर्टिकल 51A रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको कौन सा नया आर्टिकल ऐड किया गया है? आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस द फंडामेंटल ड्यूटीज। और कब किया गया था? इसको देखो यहाँ पे दिया गया है 42nd अमेंडमेंट इन 1976। और ये जो स्वरण सिंह थे, कई बार इस कमेटी का नाम पूछा जाता है, स्वरण सिंह कमेटी जो थी उसको जो बनाया गया था, उन्होंने इसको रिकमेंड किया था। और इनकी सारी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की गई थी, एक बहुत सारी रिकमेंडेशन इनकी रिफ्यूज कर दी गई थी उस समय के प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड था? ये यूएसएसआर, जो आज का रसिया आज आप कह सकते हैं, उससे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है? जैसे अगर आप फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते हैं, राइट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक रिकमेंडेशन ऐसी थी कि आप केवल राइट ही ना एंजॉय करें, आप कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी, तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करता है। हालांकि ये लीगली जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसके लिए। तो दो दो पार्ट है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में दो पार्ट है जो जो आप डायरेक्ट जो है कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। एक डीपीएसपी, कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछता है, प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, ये दो पार्ट ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीगली बाइंडिंग नहीं है, जो आप मतलब जस्टिफिएबल नहीं है। तो आपको जस्टिफिएबल का मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते डायरेक्टली आपको। फिर चौथा है द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर, सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर। इसमें देखो ये पहला वाला ही ऑप्शन सही है। जब 1955 में आया था तो इसको जो 26 जनवरी जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उसी डेट को इसने माना था। अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था उसको किस दिन लागू किया गया था? एक तो ये डेट याद होना चाहिए, कई बार वो भी पूछा जा रहा है। दूसरा, ये कब कब तक के लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी? वो जो 31 दिसंबर 2014 तक जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, इन सब जो कंट्रियों से जो नॉन मुस्लिम्स लोग आए हैं, नॉन मुस्लिम्स का मतलब कि हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जो फिर जैन हो गए ये, और फिर पंजाबी हो गए जो हमारे सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों को सिटीजनशिप दिया जाएगा एक्सेप्ट मुस्लिम। ओके, फिर वो डेट याद रखिएगा 2014, कम से कम 2014 भी याद रहेगा तब पर भी हो जाएगा कि 2014 दिसंबर को मतलब उससे पहले जो कोई आया होगा। इन पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज ए ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया? ओके, तो टू रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ये तो सही है। टू रिनाउंस पार्टी प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ये भी सही है कि भाई ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है जो वुमेन को डेरोगेटरी करता है। फिर टू
टू वैल्यू एंड प्रिजर्व ए यूनिटरी नेशनल कल्चर, यूनिट यही गलत दे दिया इसने। फिर टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये तो सही है, लेकिन ये यूनिटरी ऐसा नहीं है कि सारे कल्चर को, भाई आप सारे कल्चर, इंडिया के सारे कल्चर इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है किसी एक कल्चर का ही। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही है। तो और इसमें एक बार हम देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें क्या क्या है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं, तो एक बार सारी को देख लेते हैं। इसमें एक तो 11 हैं, पहले ओरिजिनली ये 10 थे, बाद में 86th अमेंडमेंट के तहत एक जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को और ऐड किया गया, तो उसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। एक तो है टू ऑब्लिक विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल एंथम एंड फ्लैग, टू चेरिश द फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, to protect the integrity, sovereignty, and unity of India, to defend the country and perform national services if and when the country required। देखो ये स्टेटमेंट में दिया गया था। to promote the spirit of harmony and brotherhood amongst all the the people of India and renounce any practices that are derogatory to women, ये भी ऑप्शन में दिया गया था, ये भी सही है। to cherish and preserve the rich national heritage of our कंपोजिट कल्चर, ये देखो तो थोड़ा सा इसमें कल्चर की बात की गई थी, लेकिन यूनिटरी कल्चर की बात नहीं की गई थी, तो उस वजह से वो गलत हो गया स्टेटमेंट। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग लेक्स, वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, फॉरेस्ट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये देखो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया था, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये भी इसी वजह से सही हो गया था जो ऑप्शन में दिया गया था। टू सेफगार्ड ऑल पब्लिक प्रॉपर्टी, ओके, सो टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल जनरेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज। देखो आज के जो क्वेश्चन हम करेंगे उससे बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, इस वजह से इन सबको अच्छे से समझ लीजिएगा यहीं पे, क्योंकि बार बार हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा उस वजह से। तो देखो 86th अमेंडमेंट इन 2002 एडेड द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन to children between 6 to 14 years of age and duty as a parent to ensure that such opportunities are being awarded to their child। यही वाला अभी जो मैं इसके पहले वाले क्वेश्चंस में जो बात करने की कोशिश कर रहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज और उनमें कॉमन की बात कर रहा था, तो वहाँ भी एक स्टेटमेंट ऐसा दिया गया था, तो ये कॉमन नहीं था उसमें, तो ये यहाँ पे ये देखेंगे। और इसको याद कैसे करेंगे, इसको देखो इसे याद करेंगे 86th अमेंडमेंट कैसे था 2002 में, इसको मैं इस तरीके से याद किया हूँ 8 + 6, ओके, 6 से लेके 14 तक, ये वाला लेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 8 6 14, तो 6 से 14 साल के लोगों को किया गया है, और ये 86वां जो है अमेंडमेंट एक्ट था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई दूसरा तरीका हो तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, ओके, द लीगल राइट अवेलेबल टू citizens only, legal right available to any person, fundamental rights available to citizen only, neither fundamental rights not legal right। ये तो बहुत ही बकवास बात कर दी इसने कि कुछ भी राइट नहीं दे रहा है। फिर लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, यही वाला सही है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। पहले ये एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता था, ये आर्टिकल 19, इसी देखो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल, इसमें भी कहा गया था फंडामेंटल स्टेटस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आर्टिकल 31 में इसकी बात कही जा रही थी, जो लेकिन 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, इसको प्रॉपर्टी को, राइट टू प्रॉपर्टी को इसको ओमिट कर दिया गया, और इसको फंडामेंटल राइट्स की जगह इसको लीगल राइट बना दिए गए, और ये 300A जो पार्ट 12 है उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया, वहाँ पे इसको रख दिया गया। तो कई बार ये पूछा जाता है कि एक कैसा राइट है, जिसे यहाँ पे दिया गया है, कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट जो ये है क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी है, वो कहाँ पे दिया गया है, उसका आर्टिकल पूछ लेगा, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन सी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, देखो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स राइट टू इक्वलिटी, बहुत लोगों को ये लगेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द राइट टू फ्रीडम, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, हमेशा देखो इक्वलिटी की, क्योंकि इक्वलिटी वर्ड देखते ही ना कई बार लगेगा कि हाँ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो ये तो वायलेट कर रहा है इक्वलिटी को,
ऐसा नहीं है। इक्वलिटी जो है ना दूसरी चीज़ों को डिफाइन करता है। इक्वलिटी मतलब इक्वल राइट को डिफाइन करता है, कि सभी के पास राइट्स जो हैं वो जो है इक्वल हों। ऐसा नहीं कि मतलब वेल्थ दूसरी चीज़ हो गई, तो वहाँ पे वो वेलफेयर स्टेट के अंडर में आएगा। तो ये डीपीएसपी जो आर्टिकल 39 है, आप पढ़ेंगे उसमें, तो अंडर 39 जो आर्टिकल है उसमें इसकी बात की गई है कि इसलिए ये किस में आ जाएगा, क्योंकि 36 से 51 तक जो आर्टिकल है वो किस में आता है, डीपीएसपी में। और जब डीपीएसपी में आएगा तो जाहिर सी बात है ये फिर इस यही बी वाला ऑप्शन ही सही होगा। और क्योंकि ये जो वेल्थ की बात करता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की, वो आर्टिकल 39 में दिया गया है। हम थोड़ी सी इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। देखो ये तो यहाँ से ये हमने ऑलरेडी कही एक्सप्लेन ही कर दिया। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग right to an adequate mean of livelihood to all the citizens. Okay, the ownership and control of material resources shall be organized in manner to serve common goods. The state shall avoid concentration of wealth in few hands. Okay, एंड एक एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों स्टेटमेंट बहुत बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं कौन से आर्टिकल में है, या फिर डायरेक्ट दे देता है कहाँ पे है। तो ये दोनों तो बहुत मस्ट है। इस दोनों स्टेटमेंट को आपको याद ही रहना चाहिए। इक्वल पे फॉर वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, एक तो ये, और एक ये वाला जो कंसंट्रेशन, द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, एक है ये है चाइल्डहुड एंड यूथ शैल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, तो वही वाला देख लीजिए। राइट टू प्राइवेसी, देखो इस बार ये यूपीएससी में भी एग्जाम्स पूछा, यूपीएससी में भी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन था। ये आर्टिकल 21 जो 2017 में पुट्टा स्वामी केस था, उसकी सीधी बात करता है। ये तो राइट टू इक्वलिटी में आ जाता है, और ये जो है फ्रीडम में आ जाता है, ये दूसरी चीज़ों में आ जाता है। तो ये 21 ही सही होगा। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको मैं एक्सप्लेन फिर से नहीं करूँगा। और याद रखें कि इस बार ये यूपीएससी में भी पूछा गया था, तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये अगेन किसी भी न किसी, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चंस को बहुत सारे एग्जाम्स जो है ना केवल कॉपी कर लेते हैं। जैसे यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, या फिर बीपीएससी हो गया, ऐसे एग्जाम्स केवल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस को, तो इसलिए वजह से ये हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए फंडामेंटल राइट्स। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको फंडामेंटल राइट्स जो है नहीं करता भाई। देखो राइट टू इक्वलिटी, इसमें कहा गया फंडामेंटल राइट्स, ये तो करता है भाई। राइट अगेंस्ट 6+, ये करता है। राइट टू प्रॉपर्टी, इसी की अभी हम लोग बात करते रहे थे। 300A जो पहले 31 आर्टिकल में था, इसको 44th अमेंडमेंट के तहत हटा करके इसको पार्ट 12 में रख दिया गया। और पार्ट 12 में रख दिया गया किसके कौन से आर्टिकल में, 300A में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखो अभी ये फंडामेंटल ड्यूटी जो मैंने पीछे आपको याद कराया, अगर वो याद होगा तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो इसको देख लीजिए। टू रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये सही है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये भी सही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी सही है। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। देखो ये ऐसा लग रहा है कि ड्यूटी होनी चाहिए, बड़ा बड़ा कन्फ्यूजिंग सा दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये जो है ना डीपीएसपी में दिया गया है। डीपीएसपी में कौन से आर्टिकल में दिया गया है, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन। द प्रोविजन द स्टेट शैल take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the states is incorporated in which part of the Constitution of India। कौन से पार्ट में दिया गया है भाई कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग किया जाए। ऐसा कौन से पार्ट में दिया गया है, डीपीएसपी में ही दिया गया है। डीपीएसपी कौन से पार्ट में है, पार्ट 4 में। तो आंसर वहीं पे हो जाता है। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 50। एक तो देखो 1 से लेकर 51 तक ये आर्टिकल तो बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो हम हर साल अगर आप देखेंगे कम से कम 4 से 5, अगर कोई किसी एग्जाम्स में अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन केवल यहीं से रहते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन तो अगर इतना इम्पोर्टेंट ये सेक्शन है तो इसको तो आपको रट्टा मार ही लेना चाहिए। जो ड्यूटीज तक जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और हर साल मतलब किसी स्टेटमेंट को बस तोड़ मरोड़ करके प्रियम्बल और इन सबसे अगर मिला करके देखें, और किसी किसी साल तो 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। 15 अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में पॉलिटी से आते हैं तो, और अगर ज़्यादा क्वेश्चन है, 25-30 क्वेश्चन है, तो 15-15 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं केवल इस टॉपिक से। केवल 4 टॉपिक अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के तैयार कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से तो आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एलिमिनेटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें देख लीजिए क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये सब तो ओमिट ही नहीं किया गया है। राइट, देखो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, यही फिर आ गया, फिर बार बार वही ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं। तो आप इन सब चीज़ों से घबराएं नहीं और बार बार ऐसे क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करें, ताकि जब लैंग्वेज को अगर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए तो आप ऐसा ना लगे कि इसको ऐसे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 13वां देखते हैं, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, कौन सा नहीं है, टू वोट इन जनरल इलेक्शन। देखो ये इस बार भी ऐसे क्वेश्चंस बनने की संभावना है। क्यों संभावना है? क्योंकि इस बार जनरल इलेक्शन हुए हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन फिर बनाने की पॉसिबिलिटी है। तो इस बार जो यूपीपीएससी एग्जाम्स या बीपीएससी एग्जाम्स में जो अपीयर होने वाले हैं, या फिर इस तरीके के पीसीएस जैसे किसी भी एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, तो ये हाई पॉसिबिलिटी है। इवन किसी भी एग्जाम्स में आई वुड से कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, द सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडिया। वही है, सभी फंडामेंटल ड्यूटीज से हैं, लेकिन ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप फंडामेंटल ड्यूटीज को याद कर लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज को, फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी के हर एक आर्टिकल को आपको हर एंगल से याद करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन 85th Amendment Act has inserted the right to education under Article 21A. Article 22 talks about preventing detention. Right to constitutional remedies, Part 3rd of the Constitution. Read jurisdiction of High Court is wider than the Supreme Court of India. देखो यही बात फिर 86th अमेंडमेंट मैंने कहा था कि 6 से 14 साल डीपीएसपी में जुड़ा हुआ था, और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जैसे एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कई लोग सोचते हैं कि केवल एक ही चीज़ अमेंड किया जा सकता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर पार्लियामेंट में ला करके एक साथ में कई सारे अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। ओके, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि अरे वो 8 6 14 तो उसमें लगा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, तो इसमें कैसे आ सकता है? तो ऐसा नहीं है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बहुत सारे जो है कलेक्टिवली, देखो तभी 42nd जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए थे, इस वजह से उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन ए सही होगा। इसमें ये 50वें की बात कर रहा है, 50वां नहीं है ये, बल्कि 86वां है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, 15th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन इन इंडिया। देखो यहाँ पे इक्वलिटी की बात कर रहा है, अगर वेजेज की बात करता तो कहाँ चला जाता? आर्टिकल 14, 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इंडिपेंडेंस एक्ट, आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा यहाँ से मिट गया है, तो ए बी सी डी, तो यहाँ पे आर्टिकल 14 15 यही वाला सही होगा। यहाँ पे जेंडर को उसको यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है ना, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में क्या है? यही है कि आप किसी को रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे मेन और वुमेन के इक्वलिटी आपको देनी पड़ेगी। तो वही है, आर्टिकल 14 एंड 15 की बात करता है, तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन नंबर 16। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 51A पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फंडामेंटल ड्यूटी, द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, स्पेशल पावर ऑफ गवर्नर, रीट। ऐसी कोई बात नहीं, बस यही ए वाला ही सही है। फंडामेंटल सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये सब इमरजेंसी के टाइम पे होता है। स्पेशल पावर ऑफ गवर्नर ये पार्ट 6 में दिया गया है, जब हम पढ़ेंगे स्टेट के अंडर जैसे कैसे अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ चीफ मिनिस्टर के कैसे होते हैं, ये जो रीट्स होते हैं। अच्छा, एक स्टेटमेंट इसमें जो दिया हुआ था, कहाँ गया पहले वाले क्वेश्चंस में, या रीड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट की रीड जुरिस्डिक्शन है ना, वो आर्टिकल 226 के अंदर आता है, और जो सुप्रीम कोर्ट का है ये 32 के आता है। अब लोगों को लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट का क्यों ज़्यादा हुआ? तो जो सुप्रीम कोर्ट का है ना, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन पावरफुल है।
लेकिन हाई कोर्ट का है ना वो ज़्यादा वाइडर है। वाइडर होने का मतलब आपको उसको ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन जैसे अगर आपका फंडामेंटल केवल राइट्स अगर वायलेट्स होता है तो आप डायरेक्टली अंडर 32 के अंदर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे वजह से अगर आप जाएंगे, आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हुआ है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी कोई वायलेट हो रही है, तो आप उसमें हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, डायरेक्ट जाने के लिए आपको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कौन वाइडर हुआ कि मतलब किसमें ज़्यादा जाने की चांसेस हैं, किसमें पहले सुनवाई, केवल सुप्रीम कोर्ट तो केवल फंडामेंटल राइट्स की सुनवाई पहले ही पहले इंस्टेंस में, मतलब अपीलेट जुरिस्डिक्शन की तरह काम नहीं करेगा। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की तरह काम नहीं करेगा, को केवल अपीलेट जुरिस्डिक्शन की तरफ काम करे। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है अपील, कि मतलब लोअर कोर्ट ने उसको सुना दिया है या फिर उस पर सुनवाई की है, तो अगर उससे आप सहमत नहीं है तब फिर आप किसी दूसरे कोर्ट में जाइए, हायर कोर्ट में जाइए। तो आर्टिकल 226 जो है ना, इसमें आप फंडामेंटल राइट्स से, आपके पास ऑप्शन होता है फंडामेंटल राइट्स में, आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं या आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। लेकिन ये दूसरे केसेज में आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन नहीं होगा, वो फिर मैटर दूसरे तरीके से डील किया जाता है। वो तो वो आपका राइट नहीं रह जाता, वो राइट हो जाता है फिर सुप्रीम कोर्ट का, वो डिफाइन करेंगे कि इधर दे वांट टू एंटरटेन योर केस और नॉट। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेट द फंडामेंटल राइट अ प्लेस टू आवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये देखो कौन है, ये राधा कृष्णन जी हैं, जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो इनका जो स्टेटमेंट है ये बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। हालांकि अगर ये आपको नहीं पता है तो आप किसी तरीके से इस क्वेश्चन पे आंसर नहीं कर सकते, तो आपको इसको रट्टा मारना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। ही वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकेंड प्रेसिडेंट थे। 18वां क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जस्टिसिएबल राइट। देखो मैं जब शुरुआत किया था उसमें मैंने कहा था जस्टिसिएबल राइट की बात की गई है। नॉन जस्टिसिएबल मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसमें राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ अक्यूज्ड, ओके, राइट टू लाइफ एंड पर्सन, ये आर्टिकल 21 है। ये एक्सप्लॉयटेशन 19 से कितना हो जाएगा, 19 से 21 हो जाए, 19 से 22 हो जाएगा। और ये राइट टू इसमें इसी में आ जाएगा ये, ओके। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल राइट है, ये आप कोर्ट में ऐसा नहीं जा सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीट। रीट कौन सा नहीं है, देखो 4-5 रीट हैं, उनको आपको याद रखना होगा। एक सरसरी है, मंडमुस है, हैबस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, लेकिन ये नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। 19-20 हु among द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज ए नॉवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो नॉवल फीचर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था बी आर अम्बेडकर जी का। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब डिबेट हो रही थी तो उन्होंने इसको बड़ा ही, एक आर्टिकल 32 के बारे में इन्होंने कुछ बातें कही थी, और एक डीपीएसपी इसके बारे में भी बात कही थी। तो इनके जो आर्टिकल 32 के जो स्टेटमेंट हैं, और आर्टिकल जो जो डीपीएसपी में है, डीपीएसपी के बारे में इन्होंने ये कमेंट किया था कि नॉवेल फीचर, इट्स अ नॉवेल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और इन्होंने कहा था डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल्स एज ए नॉवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ग्रैनविल ऑस्टिन थे, जो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, वो उस समय के बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, तो उन्होंने कहा था कि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्सियंस और कॉन्सियंस जो होता है उसी में कॉन्सियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 क्वेश्चन, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाई। देखो अगेन वही क्वेश्चन आ गया, फिर वही क्वेश्चन जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो बात कर रहे थे कि आर्टिकल 50, तो आर्टिकल 50 किस में आएगा, डीपीएसपी में। डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक है, ओके। एंड 51 क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और 51A यही जो है ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें सीधा ऑप्शन कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन बी में चला जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके बारे में बात कर रखा है। फिर
आर्टिकल 20 इन सॉरी मैं बार बार आर्टिकल बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर है। इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात एकदम सही है भाई, हमने अभी एक्सप्लेन किया था। 42nd अमेंडमेंट के द्वारा किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था? सोरेन सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था और उसी से फंडामेंटल ड्यूटीज जो है बनाया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजर वायलेंस आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी हम लोगों ने जब फंडामेंटल ड्यूटीज हम याद कर रहे थे तो उसमें इस बात को मेंशन किया गया था। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल थ्रू रीट। सही बात है कि भाई दो चीज़ें कौन, एक तो डीपीएसपी और एक फंडामेंटल ड्यूटीज, यही दो चीज़ हैं जो इन्फोर्सेबल नहीं है रीट के थ्रू। दे मे नॉट बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। नो इट्स नॉट, दे कैन बी। ओके, इन्फोर्सेबल का ये मतलब नहीं होता कि उससे जो है कोर्ट इंटरप्रिटेशन नहीं ले सकता कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिटर्मिन। जैसे हमारा जो प्रियम्बल है उसका क्या स्टेटस है, उसको जो है ना वो जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने के लिए हम प्रियम्बल का हेल्प ले सकते हैं। सीधी वही बात, बस इधर उधर की थोड़ी सी बातें करके वही बात यहाँ भी कहने की कोशिश की गई है। ओके, तो हम लोगों ने पहले ही ये देखिए, अगर आप एक बार फिर पढ़ना चाहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको पूरा रीड आउट कर लीजिए और यहीं पे आप याद कर लें। ये बाद के लिए नहीं छोड़ें कि बाद में याद कर लेंगे, आई विल रिमेंबर लेटर। तो एक बार आप पॉज कीजिए और एक बार फिर से इसको, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी पहले काफ़ी सारा डिस्कस कर रखा है तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। तो आप एक बार पहले पॉज कीजिए वीडियो को, फिर कंप्लीट कीजिए। फिर 23 क्वेश्चन नंबर, ये क्या है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। देखो फिर वही आ गया, डीपीएसपी ही है ये, इसको घुसा करके दिमाग में रख लीजिए। वेलफेयर स्टेट, अगर अगर ये पूछेगा कि वेलफेयर स्टेट या फिर सोशल, सोशल किसमें कॉमन है तो इसमें दोनों में आ जाएगा। ओके, तो ऐसे बस ना कई बार ऐसे ये तीनों से कंपैरिजन करके कुछ पूछ देंगे फिर, या फिर ड्यूटीज को भी पूछ देंगे अगर उनको थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है, थोड़ा सा टफ बनाना है क्वेश्चंस को। तो और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को भी आप इंक्लूड कर लीजिए। कभी इनसे इसमें दोनों में कंपेयर कर देंगे, कभी इसमें कंपेयर, इसमें तो बहुत कम ही कंपेयर करेंगे, फिर ये इन तीनों में कंपेयर कर देंगे इसमें दिया गया है कि नहीं। अच्छा, सेवन्थ शेड्यूल क्या है? सेवन शेड्यूल आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लिस्ट है, कुछ कुछ लिस्ट नाम की चीज़ है वहाँ। तो उसको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया कि डीपीएसपी है। और फिर 24th क्वेश्चन पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किस में है? राइट टू इक्वलिटी में। कई बार ये वाला, ये अगर आप सही से नहीं पढ़े हैं तो कई बार ये लग सकता है कि ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि इंटचबिलिटी में एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। तो उसके लिटरल मीनिंग पे आप ना जाएं, आप ये देखिए कि कौन से जिससे कितने हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने हैं? 6 हैं, 6 कैटेगरी के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो ये कैटेगरी पूछ रहा है कि कौन से कैटेगरी में अनटचबिलिटी को रखा गया है। तो यू हैव टू देखो, राइट टू इक्वलिटी में रखा गया है कि भाई हम अनटचबल नहीं है। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा सोचिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32। राइट टू फ्रीडम 19 to 22। और फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। इसमें 2 आर्टिकल हैं, इसमें 4 आर्टिकल हैं, इसमें एक आर्टिकल है केवल रेमेडीज में, और ये 14 से 18 इतने आर्टिकल। यहाँ पे देखिए हम एक एक आर्टिकल को देख लेते हैं, 6 आर्टिकल हैं। तो इसमें अच्छा, पहले ओरिजिनली जो था ना, ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अभी 6 हो गए हैं। तो वो 7वां कौन सा था वो बताइए। अभी हम लोग उसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 31 14 to 18 है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 39 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये है 23। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 32 है। राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है। ओके, तो इसमें जो आर्टिकल 17 है उसमें अनटचबिलिटी की बात करता है, तो उसको आप याद रखेंगे। फिर विच
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड एज द फंडामेंटल ड्यूटीज टू द 86th अमेंडमेंट एक्ट। इसको ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सेलेंस इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू वंस चाइल्ड बिटवीन 86 यहाँ पे दिया गया, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने कई बार इसको ऐसे याद करने की ट्रिक बताई है। टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी, तो इसमें यही बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बिना किसी कन्फ्यूजन के, आप इसको समझिए। और इसमें देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि 2002 में इसको इंक्लूड किया गया था, और इसमें इट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स 86 में कौन कौन से चीज़ें ऐड की गई थी। एक तो ये ऐड किया गया था 21 आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट्स में ये आर्टिकल ऐड किया गया था। और फिर और द आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज द स्टेट में डिटरमिन। तो इसको आप थोड़ा सा गो थ्रू कर दीजिए कि एक आर्टिकल 45 में कुछ बातें जोड़ी गई थी फंडामेंटल जो डीपीएसपी। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि 86 में किस किस पार्ट में मतलब अमेंडमेंट किया गया था। फंडामेंटल राइट्स में भी किया गया था, हमने देखा उसमें 21A जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में उसमें क्या जोड़ा गया, 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ था उसको ऐड किया गया, 6 to 14 ईयर वाला जो बात हम बार बार कर रहे हैं। और इट सब्सटीट्यूटेड द सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 45 इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका मतलब इसने डीपीएसपी में भी चेंज किया 86th अमेंडमेंट ने। द आर्टिकल पुट्स ओनस ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अंटिल दे कंप्लीट एज ऑफ 6। तो 6 ईयर एज तक तो दिया गया इसमें डीपीएसपी में स्टेट प्रोवाइड करेगा, और 6 से 14 साल तक दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि पेरेंट्स की ड्यूटी है। और स्टेट की क्या ड्यूटी बनाई गई कि भाई आप इंश्योर कीजिए कि कंपलसरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए एज ए स्टेट, एज ए गवर्नमेंट। देखो, इट एडेड ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज़ के 51A के जोड़ा गया। द न्यू फंडामेंटल ड्यूटीज सेज दैट इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रेन टू हिज चाइल्ड और वर्ड बिटवीन 6 to 14, ये ही ऐड किया गया था। ओके, और इसमें थोड़ा सा और ऐड किया गया। 86th अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर ए फॉलो अप लेजिस्लेशन राइट टू एजुकेशन बिल 2008 एंड फाइनली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019। बाद में इसमें थोड़े से और संशोधन किए गए। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किए, और ये क्वेश्चन केवल 25 क्वेश्चन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने और ऐड किए। देखा हम लोगों ने कैसे इसको याद करना है, और ये भी हम लोगों ने देखा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इम्पॉर्टेंट सेक्शन इस कॉन्टेक्स्ट में है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ना केवल 4-5 जो पार्ट हैं, फर्स्ट 4-5 जो पार्ट हैं, फर्स्ट 4 पार्ट जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हीं से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो, सेकंड पार्ट हो, थर्ड पार्ट हो, फोर्थ पार्ट हो, और ये जो नया पार्ट इंक्लूड किया गया ये वाला पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, और ये सिटीजनशिप वाला, और ये टेरिटरी वाला। ये जो अभी हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस किए, हालांकि अभी इसमें हम और क्वेश्चन करेंगे क्योंकि इसमें करीब 100 क्वेश्चन है, तो 70-75 क्वेश्चन और करेंगे। और तो आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपको किसी और सोर्स पे रिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जल्द ही आपको इस सीरीज का रेगुलर एक वीडियो आपको मिलेगा, और ताकि आप समय से इस चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक्स फॉर टुडे।